नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर, जो आपका 18 जून 2018 को हुआ था। इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें आज के वीडियो में हम जनरल स्टडी के प्रश्नों को कवर कर रहे होंगे। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, जिनको आपको काफी ध्यान से देखना है। इससे आपको अपनी परीक्षा की जो क्वालिटी है, जो लेवल है, उन सब के बारे में और प्रश्नों का क्या तरीका है, पैटर्न क्या है, सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मन को मक्कारी से बाहर निकालिए और होशियारी के साथ अपने सिलेबस के साथ जोड़िए। अगर आपने सपना देखा है गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का, वर्दी धारण करने का, खाकी को अपना रुतबा बनाने का, तो इस रुतबे को अगर आपको जिंदा रखना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का ये वीडियो, जिसमें आपको कराए जाएंगे जनरल स्टडी के वो प्रश्न जो 18 जून 2018 की परीक्षा में पूछे गए थे। अभी मैं बात करने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। ये चक्षु प्रकाशन की बुक है और इसमें काफ़ी अच्छी आपको सामग्री मिलेगी, एक स्टडी गाइड मिलेगी और ये आपके नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार है। तो महिला पुरुष की जो भर्ती आने वाली है तकरीबन आपकी 52,000, उसमें जो भी ज़रूरतें हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो इस किताब में आप देखेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक चीज़ बताई गई है। यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम मिल जाएगा, यानी कि सिलेबस मिल जाएगा, सामान्य हिंदी, जो आपकी मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, हर चीज़ इसमें आपको मिलेगी। विषय सूची आपको मिलेंगे, हल प्रश्न पत्र इसमें मिलेंगे आपको, सामान्य हिंदी से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिलेगी, मैथ से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी, मानसिक योग्यता परीक्षा और आपकी रीजनिंग की भी पूरी जानकारी आपको इसी किताब में मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का एक परिचय भी पूरा दिया गया है, पुलिस का इतिहास क्या है, लोगो क्या है और कौन कौन से पद हैं, किस रैंक पर कौन सा पद आता है, उन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप ये किताब लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। ये एक उसी किताब का PDF है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ इसमें उपलब्ध है। तो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी किताब है और इसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आपको अलग से किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस किताब को ज़रूर खरीदें। यूपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, उसे भी आप खरीद सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे क्वालिटी के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी में नया आयाम जुड़ेगा और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। तो इन दोनों किताबों को आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोनों किताबें काफ़ी अच्छी हैं, आप चाहें तो इनको जरूर खरीदें और आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो आपका पहला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं, यानी कि दोनों देशों के बीच कितनी पार सीमा ट्रेनें चलती हैं, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका 4, बी है 1, सी है 2 और डी है 3। इसमें सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन 2। तो भारत पाकिस्तान के बीच में 2 ट्रेनें चलती हैं। एक है समझौता एक्सप्रेस जो दिल्ली से लाहौर मार्ग पर चलती है और दूसरी है अटारा बाघा बॉर्डर क्रॉसिंग के माध्यम से ये चलती है समझौता एक्सप्रेस, और दूसरी है आपकी जो थार एक्सप्रेस जोधपुर और कराची को मुनाबाव खोखरा पार सीमा के माध्यम से जोड़ती है। तो सीमा का क्या नाम है? मुनाबाव खोखरा पार सीमा से जोड़ती है। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। 2 ट्रेनें चलती हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? तो ये आपका जो प्रश्न है ये आपका तब के करंट अफेयर से आधारित है, तो इसको आप नहीं करेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वैसे इसका सही उत्तर है आपका कैम्ब्रिज एनालिटिका। अगला प्रश्न है आपका, 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में हुई थी। तो ये भी आपका तब का करंट अफेयर्स है, इसको नहीं करेंगे तो भी आपका काम चलेगा, लेकिन इसका सही उत्तर है आपका डी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है आपका, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल रिक्त स्थान के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो संधियां सबसे ज्यादा किसके शासनकाल में शुरू की गई थी, यह आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, लॉर्ड वेलेस्ली। क्या?
लॉर्ड वेलेस्ली को संधियों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संध्या समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य रिक्त स्थान को सौंप दिया गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, यह आपको बताना है। गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? पांचवें का बी ऑप्शन सही है, बंदा बहादुर को। यहां पर संध्या नहीं होना चाहिए, यहां पर संस्था होना चाहिए। क्या? संस्था। अगला प्रश्न है आपका, पाकिस्तान नाम सबसे पहले रिक्त स्थान द्वारा गढ़ा गया? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली या मौलाना आजाद? छठे का जो सही प्रश्न है आपका वो सी है, चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को के विरोध में छोड़ दिया था? कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग नरसंहार, रोलेट एक्ट या साइमन कमीशन? आपको बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ दी थी? तो सातवें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, जलियांवाला बाग नरसंहार। आज का आपका प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस तारीख को हुआ था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उस समय कौन से जनरल डायर ने, अरे सॉरी मैंने आपको उत्तर ही बता दिया, तो चलिए छोड़िए, किस तारीख को हुआ था ये कमेंट करके आप बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल रिक्त स्थान राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है या छत्तीसगढ़ में है या महाराष्ट्र में है या उड़ीसा में है? गोदावरी नदी जो भारत की है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, उसका उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। आठवें का प्रश्न है और यह आपका इंडियन ज्योग्राफी पर आधारित प्रश्न है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या वूलर झील? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, वूलर झील। यह आपके इंडियन ज्योग्राफी पर आधारित प्रश्न है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, तभी आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक रिक्त स्थान के संविधान द्वारा प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका? कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक रिक्त स्थान के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष रिक्त स्थान में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो कब अधिनियमित किया गया था यह आपको बताना है। 11वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, 2009। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, यहां पर ये आरटीआई नहीं होगा, ये आरटीई होगा, राइट टू एजुकेशन। क्या? राइट टू एजुकेशन। वो आरटीआई होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार दोनों अलग अलग कानून है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने रिक्त स्थान में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी? उज्जैन में, शिमला में, भरतपुर में या जोधपुर में? 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए ऑप्शन सही है, उज्जैन में। तो उज्जैन में किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था? उज्जैन में। सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें एक जयपुर में स्थापित की गई थी, दूसरी दिल्ली में, तीसरी उज्जैन में, चौथी मथुरा में और 5वीं वाराणसी में। तो 5 कुल खगोलीय वेधशालाओं का स्थापित कराया था किसने? महाराज सवाई जयसिंह ने। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न है आपका कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिक्त स्थान के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके को शुभारंभ किया है? इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 13वें का। तो 13वें का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, खसरा और रुबेला। अगला प्रश्न है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली? जब प्रश्न आया था तो यहां पर इलाहाबाद था, लेकिन अब इसका नाम प्रयागराज हो गया। क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है इसका नाम अब। तो प्रयागराज अगले ऑप्शन में आपका प्रयागराज हो सकता है। 14वें का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? रामपुर, जूनागढ़, फरीदकोट या पोरबंदर? 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन, जूनागढ़। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से
कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। तो 16वें का कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, बाकी 3 राज्यों से गुजरती है। मध्य प्रदेश से गुजरती है, आपकी पश्चिम बंगाल से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु और कर्नाटक। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? 17वें का सी ऑप्शन तो सही है, लेकिन अब जम्मू और कश्मीर में भी नहीं है। ठीक है, तो अभी परिस्थितियां बदल गई हैं, तो इसलिए इस प्रश्न को आप कट कर दीजिए, इसको मत पढ़िएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी या सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 18वें का। तो 18वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह रिक्त स्थान द्वारा लिखी गई थी? भास्कराचार्य, महावीराचार्य, आर्यभट्ट या ब्रह्मपुत्र। बताइएगा 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 19 का सही ऑप्शन है आपका सी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है आपका किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनिलेसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? बीरप्पा मोइली, एस कृष्णा, शशि थरूर, मनोहर पर्रिकर। 20 में का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी, मनोहर पर्रिकर, जो पूर्व गोवा के मंत्री एवं भारत के पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और रिक्त स्थान के बीच पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की? इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी या बलिया। तो 21 का कौन सा ऑप्शन है आपका? ए, इलाहाबाद। लेकिन अब आपसे प्रश्न वंदे भारत ट्रेन के लिए पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद की जगह पर यहां पर प्रयागराज होगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? जौनपुर, कन्नौज, सीकरी या बाराबंकी। 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 22 का सी ऑप्शन सही है, फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है आपका कि हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा शिखर कौन सा है? माउंट लाहौत्से, माउंट मकालू, माउंट फूजी या माउंट कंचनजंगा। 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 23 का डी ऑप्शन सही है, माउंट कंचनजंगा। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? गुलाब है, गेंदा है, चमेली है या पलास है? तो 24 का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा आपका? डी, पलास। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? पलास। अगला प्रश्न है आपका मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पेट, अग्नाशय, जिगर या पित्ताशय। इसका सही उत्तर है आपका 25 का डी ऑप्शन, पित्ताशय में होता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार भारत में कब स्थापित हुआ? 2000 में, 1995 में, 93 में या 50 में। इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 1993 में स्थापित हुआ। और इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए, क्योंकि यूपी पुलिस की परीक्षा में, यूपीएसआई की परीक्षा में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका निम्न रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है? तुंडिका शोथ, पित्ताशय की पथरी, दिल का दौरा या दाद। तो 27 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी, दाद। अगला प्रश्न है आपका किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये तब के करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्न है, तो इसको तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका सही उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को रिक्त स्थान द्वारा लिखा गया था? तो हाथ के द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला प्रश्न है आपका विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? पैंटोथेनिक एसिड या बायोटीन या एस्कॉर्बिक एसिड या फॉलिक एसिड। बताइएगा 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और कृपया वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का, हमारे टेलीग्राम चैनल का और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उनसे भी जरूर जुड़िएगा। 30 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बायोटीन। अगला प्रश्न है आपका हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां पर हुआ था? कानपुर, लखनऊ, मेरठ या इलाहाबाद। 31 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी ऑप्शन, इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था? कानपुर में, आरामपुर में, गाजियाबाद में या वाराणसी में। 32 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है?
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय या इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। 33 का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस या कन्नौज। 34 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश या भूटान। तो 35 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा भूटान। अगला प्रश्न है आपका 2017 में काजुआ इसुगियोरा गुराओ को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? ये तब का करंट अफेयर है, आप नहीं पढ़ेंगे तो भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन इसका सही उत्तर था आपका डी ऑप्शन साहित्य। अगला प्रश्न है आपका पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 37 का सही उत्तर है आपका सी, शेरी रहमान। अगला प्रश्न है आपका कि शिखर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी है, गरुड़ है या ब्रह्मोस है या नारायण है। तो 38 का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, ब्रह्मोस है। क्लियर है आपको? शिखर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस। तो ये आपके 18 जून 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए वो प्रश्न थे जो जनरल स्टडी के टॉपिक में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं इन सभी प्रश्नों को आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ किया होगा, एक एक प्रश्न को समझा होगा। करंट अफेयर्स के जो प्रश्न थे वो आपको हाईलाइट कर दिए गए हैं, उनको आप छोड़ सकते हैं और बाकी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि परीक्षा में आपके किस तरह के, किस लेवल के, किस पैटर्न के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके प्रश्नों का स्तर क्या है और उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने पूरी ईमानदारी के साथ इस क्लास को अटेंड किया होगा। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 38 में से कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।